Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. कहीं ना कहीं प्रमोटर भी डेविएट हो जाते हैं कभी कभी अपनी डायरेक्शन से। आपने ये बात की अभी जो एग्जांपल शेयर किया न्यू एज टेक्नोलॉजी से, अभी ये हो रहा है कि एक वैल्यूएशन गेम चल रहा है और काफ़ी एसेट लाइट मॉडल होता है सर्विस इंडस्ट्रीज़ का या टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनी होती है उनके पास एसेट कुछ नहीं है, बट एक वैल्यूएशन के बेस पे जाके आप पैसा लेते हो। तो क्या ये जो तरीका है या जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, क्योंकि कई बार ये स्टार्टअप भी सोचते हैं कि हमें कंपनी बना लें, हम एक वैल्यूएशन को क्रिएट करें, एसेट लाइट मॉडल है, एग्जिट पा रहे और पैसा बना लें। तो क्या ये एक बबल चल रहा है ये जो बहुत ही जल्दी कॉलेप्स होगा, या ये बिल्कुल सही तरीका है काम करने का, ये इंडस्ट्री को चलाने का? नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले जब भी बहुत पैसे बनाने थे तो बहुत पैसे डालने पड़ते थे जी। तो उसको कैपिटलिज्म कहते हैं कि पैसे डालो, पहले कैपिटल डालो तो आपको इनकम मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी वैसे वैसे कम पैसों की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा मेहनत की और ज़्यादा एक्सपोजर की, ज़्यादा ब्रेन की ज़रूरत पड़ी। तो अभी कई इंडस्ट्रीज जो नहीं आ रही है जिसमें आपको कम पैसे डालकर भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो जो वैल्यूएशन है वो आपके इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, वैल्यूएशन है क्या कि आप कितना मुनाफा कमा सकते हो। अच्छा। नहीं कि आपने 1000 करोड़ डाल दिया तो मुझे इतना वैल्यूएशन मिलना चाहिए। आप 1000 करोड़ बना सकते हो कि नहीं, तो मेरा ऐसा कि कोई सही नहीं है कोई गलत नहीं है, लेकिन जो वैल्यूएशन कई बार बनता है वो एक्सपेक्टेशन में बनता है और एक्सपेक्टेशन कई बार इरेशनल होते हैं, अनरिजनेबल होते हैं कि ये भारत का 140 करोड़ की जनसंख्या है तो ये बंदा ये एक्टिविटी करेगा तो ये लोग इतना हो जाएगा उतना, इसलिए उसका इतना वैल्यूएशन हो गया। और जो प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटलिस्ट एक दूसरे को बेचते रहते हैं 10 का 100, 100 का 1000 करके, तो सबको लग रहा है ऐसा वैल्यूएशन हो गया। जबकि स्टॉक मार्केट में जब आते हो, फाइनली वो लोग भी स्टॉक मार्केट में आना है, तो उस टाइम हम लोग, हमारे जो निवेशक है, पूछते हैं कि प्रॉफिट कितना बन रहा है या प्रॉफिट कितना बनेगा। तो क्योंकि हिस्सा तो प्रॉफिट से आने वाला है, ड्रीम का तो नेचुरली हम भी ड्रीम खरीद रहे हैं, फ्यूचर के लिए ही खरीद रहे हैं, लेकिन इतना भी लंबा मत खींचो है ना, है ना। तो कहीं ना कहीं तो दुनियादारी से, जो जीवन से उसका जुड़ाव होना चाहिए कि आप आज 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं और 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, या तो 100 का हो सकता है। लेकिन आप बोलो कि नहीं 1000 का बिजनेस कर रहे हैं और 10 लाख करोड़ हो जाएगा इसलिए आज हमको ये वैल्यूएशन है, तो प्राइवेट मार्केट में हो सकता है। लेकिन जो छोटे छोटे निवेशक है वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो पूछते हैं कि भाई ये होगा कि नहीं। तो मेरे हिसाब से आई कॉल द न्यू मेथोडोलॉजी कैपिटलिज्म विदाउट कैपिटल, और ओल्ड मेथोडोलॉजी इज कैपिटलिज्म, राइट। बट दोनों में से जो प्रॉफिट बना है वो सही है, बाकी सब बकवास है। फैंटास्टिक। मतलब अगर आपका एसेट लाइट मॉडल भी है, सर्विस इंडस्ट्री भी है, अगर आपका फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर ज़्यादा है तो आपको प्रॉपर, जैसे मेरा एक कई लोग मुझे मिलने आते हैं जो भी शहर में जाता हूँ, तो एक दिल्ली में गया था मैं 5-6 साल पहले, तो एक बच्चा कॉलेज गोइंग था, वो आता था कि अंकल क्या करूँ, मेरा ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा देख भाई, इफ़ यू हैव अ प्रॉफिटेबल कंपनी जो खुद प्रॉफिट बनाते हो, तो ट्राई करके देखो स्टॉक मार्केट को, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी में जाओगे तो हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए, बिकॉज आपका कंपनी हाथ से चला जाए। तो वो बच्चे ने लिस्ट किया, आज बिलियनर है वो। उसका बिजनेस मॉडल क्या था कि जो ट्रैवल का है, उसका कंपनी का नाम ईज माई ट्रिप है और बच्चे का नाम पिट्टी है, मैंने सरनेम पिट्टी है उसका। तो कॉलेज गोइंग था उस समय से, मुझे मेरे पास आता था, बड़ा होनहार बच्चा है। बट बाकी सब उसके ही जो साथ में थे, उसके ही कंपटीशन थे, वो प्राइवेट इक्विटी में पहुँचे, वेंचर कैपिटल में पहुँचे, कईयों ने फॉरेन में भी लिस्ट करा कि वहाँ पे ज़्यादा। बट आज ही इज़ लिटरली पर्सनली मच मोर वेल्दी देन अदर पीपल, ऑल्दो दोज पीपल्स कंपनीज में भी वैल्यूड प्राइवेटली हायर और लोअर। वाई इज बिकॉज ही वॉज मेकिंग प्रॉफिट। दूसरा एक उदाहरण है, कोटा में एक साहब थे, कोटा में आपको पता है IIT IIM सबके मेडिकल के एजुकेशन के लिए, तो उनके पास 40,000 50,000 बच्चे थे, 10 साल पहले की बात है, और उन्होंने 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था साल का। किसी ने उनको 500 करोड़ रुपया उधार दे दिया, मैंने प्राइवेट इक्विटी दे दिया, उनको लगा इक्विटी है, खर्चा कर दिया। 5 साल के 7 साल के बाद
जब पैसा देने वापस आए कि भाई आपने आईपीओ नहीं किया तो आप पैसा दीजिए, तो कंपनी उनके हाथ से चली गई। तो मेरा ऐसा कि आपको कंपनी लंबे चलानी, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो ये दो एक्सट्रीम है, राइट। ऐसा नहीं कि सभी प्राइवेट इक्विटी वाले ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं कि सभी कंपनियां जो लिस्ट करती है अच्छा करती है, लेकिन आपको प्रॉफिटेबल कंपनी है और लग रहा है कि उत्तरोत्तर प्रगति होगी, आपको मार्केट में आने से पैसे भी मिलेंगे जिससे आप और व्याप कर सकते हो अपने धंधे का भारत में बाहर, तो आपको लिस्टिंग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि प्राइवेट इक्विटी के कॉन्टैक्ट्स की वजह से आपको और कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, ये होगा वो होगा, उनकी मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज से आपको और फायदा होगा, तो वहाँ पर भी जा सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन सोच समझ के जाना, बिकॉज ये जो लिस्टिंग करते हो वो आप समाज से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, और समाज का कॉन्ट्रैक्ट है वो मालूम है कि सेबी का रेगुलेशन लिस्टिंग के लिए क्या, और हो सकता है बदले भी, लेकिन वो आपको उसका एक पालन करना पड़ेगा। जब आप प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल लेते हो तो उनके साथ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर और भी डिटेल हो सकती है, तो दोनों में आपको एक तरह से डिसिप्लिन तो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं है यहाँ पर है, बट दोनों के फायदे अलग है, दोनों के नुकसान भी अलग है। सर लिस्टिंग से बात आ रही है, एनएससी की लिस्टिंग भी पॉसिबल है फ्यूचर में? नहीं, जैसे बीएससी का लिस्टिंग कराया था मैंने 2017 में जी, तो जैसे सीडीएसएल का भी हुआ है, डिपॉजिटरी है, अभी एनएसडीएल का लिस्टिंग होने जा रहा है बिकॉज एनएससी की कंपनियां हैं, और एनएससी का भी जब सेबी से अप्रूवल आएगा तो जरूर करेंगे। ओके सर, गुजरात में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं, गांधीनगर नज़दीक है यहाँ पे, और गिफ्ट की बात ना हो या गिफ्ट निफ्टी की बात ना हो तो थोड़ा इंटरव्यू में और मज़ा नहीं आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या था कि एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन हम लोगों ने एसजीएक्स से शिफ्ट करके हम लोग गिफ्ट निफ्टी पर आए, तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक मोटिव था या और इसका बेनिफिट इंडियन फाइनेंशियल मार्केट या इंडियन इकोनॉमी में क्या होने वाला है? नहीं, एक तो क्या है कि हमको समझना पड़ेगा गिफ्ट क्या है। गिफ्ट सिटी जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें ये सब चीज़ें मालूम नहीं चलती है, हमने सोचा नहीं है इसके बारे में, भले गुजरात में हम रहते हो, कि गिफ्ट सिटी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ भारत के लिए विदेश का जो निवेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम ले पाएँ, और कम से कम खर्चा जो विदेश के निवेशक है उनको लगे, कम से कम टैक्स लगे। जो उसका एक पैरेलल क्या है कि हांगकांग और चाइना, पिछले 40 सालों में जितनी भी प्रगति चाइना की हुई, उसमें जितना भी पैसा है उसमें से 80-90% हांगकांग से आया है। हांगकांग वॉज द गेटवे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू चाइना। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ पर गुजरात में मुख्यमंत्री थे आदरणीय मोदी जी, तो उन्होंने एक सपना देखा था कि हम एक ऐसे शहर की रचना करें जो कद में छोटा हो, लेकिन जो हांगकांग ने चाइना के लिए जो रोल किया उसकी प्रगति में, जो वर्ल्ड का कैपिटल लेकर के चाइना को दिया अपनी प्रगति के लिए, वैसा ही हम एक गिफ्ट सिटी बनाए। तो उसके लिए उन्होंने 2007-8 से इसके ऊपर काम किया था। तो दैट इज़ वेयर गिफ्ट सिटी का जो मकसद यही है कि फॉरेनर्स को भारत के साथ डीलिंग के लिए आसानी हो, निवेश करने के लिए आसानी हो, तो उसके लिए ये सिटी बना था। उसमें कोई टैक्स नहीं है फॉरेनर्स के लिए, और जो कंपनियां वहाँ पर बनती है उसमें भी टैक्स 15 साल में से 10 साल नहीं है, और 5 साल में यू कैन सिलेक्ट कि कौन सी 5 साल आपको टैक्स भरना है 15 साल में से। तो टैक्स एक तरह से टैक्स फ्री जोन तो नहीं कहेंगे, बट टैक्स कम माने लेस टैक्स जोन है वो, और उसमें कोई एसटीटी नहीं है, कोई सीटीटी नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, और वो सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए भी है, बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में खास अंतर नहीं बचा है, दोनों साथ में हो चुका है, राइट। तो वो एक नज़रिए से किया था। तो भारत की जितनी बैंक है फॉरेन में, वो वहाँ जैसे दुबई में है या कनाडा में है या यूएस में है, तो वहाँ पे एलसी खोलती है, वहाँ पे लोनें देती है, तो वो आजकल गिफ्ट सिटी में से दे रही है, तो उनका खर्चा बच जाता है। बिकॉज आज ऐसा है, डॉइचे बैंक जर्मनी की है या बैंक ऑफ न्यूयॉर्क अमेरिका की है, उनके भी बैक ऑफिस तो यहीं पर है इंडिया में, तो हमारी बैंक के वहाँ पे फिजिकली क्यों खोल रही है, यहाँ पे कर रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पे कर सकते हो। फॉरेन की जितनी बैंक है वो उनका भी अपना एक स्किल सेंटर बनता है। तो मोदी जी का वो भी आग्रह था कि जैसे हमने सॉफ्टवेयर का जो स्किल है वर्ल्ड को दिया, वैसे ही हम फाइनेंस का स्किल क्यों न दें। तो गिफ्ट सिटी एक तरह से फाइनेंस का भी स्किल सेंटर बन रहा है
कि हजारों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, जिससे सेकेंडरी टर्सरी जॉब्स भी बनेगी, माने पान वाला भी होगा, दुकानदार भी होगा, टैक्सी वाला भी होगा, रिक्शा वाला होगा, थिएटर खुलेंगे, तो 10,000 जॉब क्रिएट होती है, तो माने प्राइमरी जॉब क्रिएट होती है तो 1 लाख दूसरी जॉब क्रिएट होती है, तो यहाँ पर लाखों जॉब क्रिएट होगी। आपने लास्ट वीक में भी सुना होगा कि गिफ्ट सिटी का भी व्याप अभी एरिया बढ़ने वाला है, उनका भी अब प्रपोजल आया हुआ है। तो ये प्रपोजल ये फ्रेमवर्क है कि वहाँ पर हम स्कूल्स खोले हैं, हॉस्पिटल खोले हैं, मकान भी बनाए हैं रहने के लिए, और एक बहुत बड़ा एक केंद्र बनने जा रहा है जहाँ पे फाइनेंस की और टेक्नोलॉजी की जॉब्स आएगी। उसमें इवन यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। आपको अभी वाइब्रेंट गुजरात जनवरी में आने जा रहा है, जनवरी 24 में, तो उसमें आपको 2 या 3 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वहाँ खुलेगी, उसका उद्घाटन होगा। तो उसमें जो निफ्टी की बात थी, ये थी कि हमारा निफ्टी तो हमारा इंडेक्स है, वो सिंगापुर में चल रहा था, तो सिंगापुर में नौकरियां बन रही हैं, वहाँ पे लोग बैठ के बिलियंस ऑफ डॉलर्स, सिर्फ भारतीय इंडेक्स पे नहीं, इंडोनेशिया के इंडेक्स पे, चाइना के इंडेक्स पे, जापान के इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे थे। तो हमने कहा कि जब हमने खुद का इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर गिफ्ट में खोला है, तो वहाँ पर ये जो निफ्टी इंडेक्स है उसको लाना चाहिए। तो वही जुलाई के महीने में हमने जुलाई 3 को शुरू किया। अब दिन में 2-3-5 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, कई बार 16 बिलियन डॉलर का भी ट्रेड हो जाता है। સર, તમે જે ગિફ્ટ નિફ્ટીનું આટલું બધું સરસ સમજાવ્યું અને ગિફ્ટ નિફ્ટી લાવવામાં, નિફ્ટીને સિંગાપુરથી અહીંયા લાવવામાં આટલું જે કોન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું છે, તો મને એવું લાગે છે કે તમારું દિલ ગુજરાત સાથે જોડાયેલું છે. સો જરા તમે મને અમને જણાવશો કે તમારું ગુજરાત સાથેનું કનેક્શન શું છે? એટલે હું પોતે ગુજરાતી છું. હું મારું ગામ અમદાવાદથી 30 કિલોમીટર દૂર છે. અત્યારે તો અમદાવાદમાં આવી ગયું, બાવળા. ઓકે. એટલે બટ મારો જન્મ અમદાવાદમાં થયેલો, અને હું ઘણી જગ્યાએ અમદાવાદમાં રહ્યો છું. માદલપુરમાં, કોચરબ આશ્રમમાં રમેલો બી છું. વાસણામાં અત્યારે મારું ઘર છે, ધરણીધર દેરાસર પાસે. સો અને હું બાળ મંદિરથી લઈને 12મા ધોરણ સુધી દિવાન બલ્લુભાઈ પાલડીમાં ભણેલો છું. પહેલાં પ્રીતમનગરમાં હતો, પછી પાલડીમાં ભણેલો છું. એટલે હું ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણેલો છું, ગુજરાતી છું, અને સ્વાભાવિક છે કે ગુજરાત સાથે મારો સંબંધ છે. પણ હું 12મા ધોરણ પછી આઈઆઈટી બોમ્બેમાં ભણ્યો, પછી આઈએમ કલકત્તામાં ભણ્યો. પણ 2013માં જ્યારે મોદીજી બીએસસીની, એ વખતે હું બીએસસીનો સીઈઓ હતો, તો બીએસસીની મુલાકાત આવેલા ત્યારે એમણે કીધું કે તમે ગુજરાતી છો તો ગિફ્ટ સિટીમાં તમે એક્સચેન્જ ખોલો. એટલે મેં સહજ ભાવે સાહેબને કીધું કે સાહેબ ખોલી આપીશ. ત્યારથી મોદી સાથે બી મારા સંબંધો રહ્યા, અને એમના આગ્રહથી ગિફ્ટ સિટીમાં મેં પહેલી એક્સચેન્જની બી રચના કરેલી. આજે બી ગિફ્ટ સિટી સાથે સંકળાયેલો છું અને ગિફ્ટ સિટી માટે પણ કામ કરું છું. સ્વાભાવિક છે કે મારો જે રોલ છે એ આખા ભારત માટેનો રોલ છે, પણ એમાં ગિફ્ટ સિટી બી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પાસું છે. અને એમાં જેટલી બી મદદ થઈ શકે, જેથી આપણે ભારતની પ્રગતિ માટે, ભારતમાં જોબ ક્રિએશન માટે, ભારતમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ માટે, સર્વિસીસ ડેવલપમેન્ટ માટે જે બી આપણે કરી શકીએ એ સારું જ છે. તો સર, સો આપણે જે હમણાં પહેલાં વાત કરતા હતા એસજીએફ નિફ્ટીની, સો એસજીએક્સ નિફ્ટી જે પહેલાં સિંગાપુરમાં ખુલતી હતી, હવે આપણે અહીંયા આગળ ગિફ્ટ સિટીમાં ખુલી રહી છે, જે રેટ એના ડિસ્ક્લોઝ થાય છે. સો પહેલાં 16 કલાકના ટ્રેડિંગ સેશન્સ રહેતા હતા, હવે 21 કલાકના ટ્રેડિંગ સેશન છે. સો એ જે ટ્રેડિંગ સેશન્સનો ટાઈમિંગ વધ્યો છે બિકોઝ ઓફ નાઉ ધ ગિફ્ટ નિફ્ટી ઇઝ ફિઝિકલી પ્રેઝન્ટ હિયર ઇન ઇન્ડિયા. સો એનાથી આપણે વોલ્યુમમાં અને જેના થકી રેવન્યુમાં કેટલો વધારો થયેલો છે? એટલે એમાં એકચ્યુઅલી જ્યારે પહેલી એક્સચેન્જનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું મોદીજીએ, ત્યારે એમણે કીધું કે આપણે જાપાન જાગે એ પહેલાં આપણે જાગવાનું છે, અને કેલિફોર્નિયા સૂવે એ પછી આપણે સૂવાનું છે. એટલે એમનો એવો આગ્રહ મારી પર હતો કે તમારે બહુ મહેનત કરવી પડશે, અને આખા વર્લ્ડને તમારે સર્વિસ કરશો તો જ લોકો આપણે ત્યાં ગિફ્ટ સિટીમાં આવશે. એટલે આપણે વિશ્વમાં સૌથી વધારે લોંગેસ્ટ ટ્રેડિંગ અવર્સ ગિફ્ટ સિટીમાં જ છે, અને આપણે 24/24 કલાક ચલાવી શકીએ એવી ક્ષમતા છે આપણી. અને શા માટે કે જેથી આજે તો ઠીક છે કે આપણે ભારત માટે ભંડોળ ઊભું કરવા માંગીએ છીએ. અત્યારે ઓલરેડી લગભગ 80-85 બિલિયન ડોલરનું બોન્ડ્સ લિસ્ટિંગ થઈ ચૂક્યા છે. એટલે બોન્ડ્સ, મસાલા બોન્ડ હોય જે રૂપી ડિનોમિનેશન હોય, અને યુરો ડિનોમિનેશન હોય, ડોલર ડિનોમિનેશન, એ બધા બોન્ડ લગભગ 85 બિલિયન ડોલરના ઓલરેડી ગિફ્ટ સિટીમાં લિસ્ટ થઈ ચૂકેલા છે. એટલે આપણે 85 બિલિયન ડોલરનું ભંડોળ તો ઓલરેડી ઇન્ડિયા માટે ઉઘરાવી ચૂકેલા છીએ, બધી જાતની કંપનીઓ માટે. પણ આ જે ડેલી ટ્રેડિંગ છે, જેવી રીતે લાસ્ટ વીકમાં લગભગ એક દિવસમાં $16 બિલિયન,
એટલે 128 લાખ કરોડનું એક દિવસમાં ટ્રેડિંગ આપણે ખાલી ગિફ્ટ નિફ્ટીમાં થયેલું છે અને લગભગ 12 થી 13 બિલિયન ડોલરનું ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે, લગભગ 1 લાખ કરોડથી વધારેનું ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. એટલે નંબર્સ મોટા હોય કારણ કે આખો દેશ મોટો છે, પણ એકંદરે જે કોઈ બી સ્ટોક એક્સચેન્જ હોય ને ઇટ બિકમ્સ અ ફલ્ક્રમ ઓફ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી ઇન એની ઇકોનોમિક સેન્ટર. તમે ન્યુયોર્કમાં જુઓ તો ન્યુયોર્ક સ્ટોક એક્સચેન્જ છે, લંડન જુઓ તો લંડન સ્ટોક એક્સચેન્જ છે, એવી જ રીતે મુંબઈમાં નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ છે કે ગિફ્ટ સિટીમાં NSE ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જ છે. તો એ દેટ બિકમ્સ ધ ફલ્ક્રમ ઓન વિચ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી. પછી પ્રાઇવેટ ઇક્વિટીવાળા આવે, વેન્ચર કેપિટલવાળા આવે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ આવે, NBFCs આવે, બેન્કો આવે, એ બધા એક ફલક્રમની આજુબાજુમાં આવે કે કારણ કે જેવી ધનવૃદ્ધિ થતી હોય કે વેલ્થ ક્રિએશન થતી હોય ફાઇનલી એનું એક્ઝિટ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં જ આવે. એટલે અત્યારે આદરણીય વિત્તમંત્રીજીએ 2 મહિના પહેલાં અનાઉન્સ કર્યું હતું કે આપણે ભારતની કંપનીઓ જે ભારતમાં પણ લિસ્ટેડ નથી, અત્યાર સુધી શું હતું કે ભારતમાં લિસ્ટેડ કંપની ના હોય તો તમે ફોરેનમાં તમારા ડિપોઝિટ રિસીટ ના કરી શકો, પણ ગિફ્ટ સિટીમાં એમણે એનાઉન્સ કર્યું છે કે તમારી લિસ્ટેડ કંપની ના હોય તો બી તમારા શેર ગિફ્ટ સિટીમાં લિસ્ટેડ થશે. એટલે તમે કદાચ તમારી કંપની ગુજરાતમાં ચાલતી હોય કે મહારાષ્ટ્રમાં ચાલતી હોય કે ઉત્તર પ્રદેશમાં ચાલતી હોય અને તેમને એમ થાય કે મારો જે બિઝનેસ છે એ ફોરેનવાળા વધારે સમજી શકશે અને એ લોકો મને વધારે સારું ભંડોળ લાવી શકશે, તો તમે ડાયરેક્ટલી ગિફ્ટ સિટીમાં જાન્યુઆરીથી કે ફેબ્રુઆરીથી તમે લિસ્ટ કરી શકશો. એની ઓલરેડી કમિટીનો રિપોર્ટ્સ પણ હવે બની રહ્યો છે અને આગલા 2-3 મહિનામાં એ પણ લાઈવ થઈ જશે. એટલે જાતની આવી પ્રવૃત્તિઓ આપણે ત્યાં કરવા માંગીએ છીએ જેથી અમારા એન્ટરપ્રેનર્સને, ઇન્ડિયાના એન્ટરપ્રેનર્સને સૌથી વધારે સપોર્ટ ભારતના નિવેશકથી બી મળી લે અને વર્લ્ડના નિવેશકથી બી મળી રહે. પણ આપણે એટલા માટે નથી કરતા કે ખાલી ભારતનું જ ભલું થાય, આપણે એટલા માટે બી કરીએ છીએ કે કાલ ઉઠીને ઇન્ડોનેશિયાની કંપનીને ગલ્ફના ઇન્વેસ્ટર પાસે બી પૈસા લેવા હોય તો બી ગિફ્ટ સિટીમાં લિસ્ટ કરીને લઈ શકે છે. અને લંડનની કંપની હોય કે અમેરિકાની કંપની હોય એ લોકોને ત્યાંની એક્સચેન્જમાં લિસ્ટ કરવા બહુ પૈસા લાગતા હોય છે અને ઇવન લિસ્ટિંગ ટકી રહેવા માટે બહુ પૈસા લાગતા હોય. જ્યારે આપણે ત્યાં કોસ્ટ બહુ ઓછી છે તો એ અમેરિકાની કંપનીઓ બી પોતાને અહીંયા લિસ્ટિંગ કરવા આવવું હોય ડાયરેક્ટલી તો બી અહીંયા આવે એવી આપણી માન્યતા છે. એટલે આપણે એ રીતની બધી વ્યવસ્થા અહીંયા ઊભી કરી રહ્યા છીએ. So any Indian company and foreign company can get listed at Gift City directly? કરેક્ટ. Wow. That's a big thing. And it will be governed by SEBI only? ના, આપણે એક નવા રેગ્યુલેટરની રચના કરી છે, એનું નામ છે IFSC ઓથોરિટી. Oh, okay. તો એ IFSC ઓથોરિટી ઇઝ અ સિંગલ રેગ્યુલેટર. આપણે જેવી રીતે RBI છે, સેબી છે, IRDA છે ઇન્સ્યોરન્સ માટે, તો આ બધા રેગ્યુલેટરનું આ ત્યાં ગિફ્ટ સિટી માટે એક જ રેગ્યુલેટર છે, એનું નામ છે IFSCA, Oh, wow. Okay. સિંગલ વિન્ડો રેગ્યુલેશન. ઓકે, અન્ડરસ્ટુડ. તો સર અત્યારે જે SGF નિફ્ટી છે અને આપણી ગિફ્ટ નિફ્ટી છે, સો આઈ થિંક સો પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો પાર્ટનરશિપ 50-50 ચાલી રહી છે, રાઈટ? સો એમ આઈ રાઈટ? નહીં, એટલે એમાં શું થાય કે અત્યારે ઇન્ડેક્સ તો આપણો છે, હા, ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે ગિફ્ટ સિટીમાં, એટલે આપણે એને ગિફ્ટ નિફ્ટી કહીએ છીએ. જે સિંગાપોરમાં લોકો ઓર્ડર નાખે હા, એ ઓર્ડર સિંગાપોર એક્સચેન્જ દ્વારા આપણી એક્સચેન્જ NSE ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જ ગિફ્ટ સિટીમાં આવે છે ઓકે, અને ત્યાં મેચ થાય છે. એટલે એમાંથી થોડા ઓર્ડર આપણે ગિફ્ટ સિટીમાંથી બી આવતા હોય અને થોડા ઓર્ડર સિંગાપોરથી બી આવતા હોય. તો સિંગાપોરથી જે ઓર્ડર આવે એમાં એમનો વધારે ભાગ, જે ઓર્ડર આપણે ત્યાંથી આવતો હોય એમાં આપણો વધારે ભાગ, એ પ્રમાણે કરીને અત્યારે આપણે શરૂઆત કરી છે. 50-50 નથી, જે it based on the પણ બ્રોડલી ઇટ વિલ વર્કઆઉટ ઇન ધ લોંગ રન ઓન દેટ બેસિસ કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી એ લોકો જે દે આર એક્ટિંગ એઝ અ ફનેલ ટુ અસ, તો એમને બી થોડો ફાયદો થવો જોઈએ. અને એમનો જે બિઝનેસ ચાલુ હતો તે એમણે અહીંયા મોકલ્યો છે તો એમને બી એક તરફથી નુકસાન ના થવું જોઈએ. એટલે વિન વિન સિચ્યુએશન મોદી સાહેબે નેચરલી બિકોઝ ઇટ્સ અ કન્ટ્રી ટુ કન્ટ્રી એક્ટિવિટી, સો વી હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ એવરી વન્સ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ મેક અ વિન વિન સોલ્यूशन. That's fabulous. तो सर कहीं ना कहीं हम लोग एपिसोड के लास्ट में आ रहे हैं. 3 क्वेश्चन मैं आपसे चाहूँगा, 3 मैसेज जो आपको ऑडियंस को देना है. स्टार्टअप, 1 मैसेज फॉर द स्टार्टअप, 1 मैसेज टू द SME एंड MSME एंड 1 मैसेज टू द रिटेलर फ्रॉम इनकम टू वेल्थ क्रिएशन. तो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू दिस 3 डिफरेंट ऑडियंस? नहीं, मेरे हिसाब से स्टार्टअप होते कईयों को ऐसा एक वहम हो जाता है ये सब पढ़ पढ़ के कि आइडिया पे दुनिया चल जाती है. तो आइडिया पे दुनिया नहीं चलती है.
आइडिया तो एक व्यक्ति के मन में ही हजारों आते हैं 1 मिनट में, मन तो मरकट है ना कहीं, और माइंड ट्रैवल्स फास्टर देन लाइट, ओनली एक्टिविटी विच ट्रैवल्स फास्टर देन लाइट इज आइडिया। जब आइडिया को जमीन पे उतारते हो, एग्जीक्यूशन करते हो, तो उद्योग की रचना होती है। तो कईयों को ऐसा है कि भाई नैपकिन पे लिख दिया और उसको फंडिंग हो गया और उसका $1 ट्रिलियन हो गया, $1 बिलियन तो मेरा भी हो जाएगा। तो वो एक तरह से स्टोरी टेलिंग है। जिन्होंने $1 बिलियन भी बनाए, बड़ी मेहनत करी होगी, आसानी से नहीं मिला, और $1 बिलियन बनने के बाद उसको टिकाने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। किसी को लगता हो कि $1 बिलियन वाले का जीवन आसान होगा, उसका जीवन और भी डिफिकल्ट होता है ना। तो ये कोई गलत समझ मत रहना कि आइडिया इज द ओनली थिंग। तो स्टार्टअप्स को कई बार बच्चे आते हैं, सब जगहों पे मैं बात करता हूँ, तो आइडिया जो है उनको लग रहा है कि अरे मेरा इतना आइडिया है, देखो मोदी जी ने भी मैंने कहा वैसा किया, बट ऐसे तो हम 1 करोड़ जन के वही आइडिया होता है। तो डोंट थिंक कि भाई आपका आइडिया कोई, और आइडिया से खास कुछ नहीं चलता। एग्जीक्यूशन करिए, बाद में उसको प्रॉफिटेबल बनाइए। प्रॉफिटेबल रहोगे तो किसी के ऊपर आपको आधार नहीं रखना पड़ेगा। जो कंपनियां लॉस मेकिंग रही और उनको किसी ने भी फंडिंग किया, तो 80-90% समय उनका खाली फंडिंग लाने में लगता है। एक बाजू वो व्हाट आई कॉल मनी स्पेंडिंग मशीन बन जाता है, वहाँ से लाओ, यहाँ से डालो, वो निकल जाता है पैसा। तो प्रॉफिटेबल रहने का कोशिश करिए, और उससे अलावा कोई चांस माने दूसरी चीज़ होगी नहीं। माने आपका मन भी शांत रहेगा, आप जो अपना काम करना चाहते हो कर पाओगे। नहीं तो आपको पैसों की चिंता है कि कल नौकरी में मैंने जितने भी हमारे एम्प्लॉई उसको पगार दे पाऊंगा नहीं, हमारे सप्लायर को पैसा दे पाऊंगा कि नहीं, तो वो धंधा ज़्यादा नहीं टिक सकता है, बिकॉज और हमारी मानसिकता भी फिर खराब हो जाती है। और मैं खुद एंटरप्रेनर रह चुका हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको ऐसे ही ज्ञान दे रहा हूँ। आई एम व्हाट आई कॉल सीरियली फेल्ड एंटरप्रेनर। तो मुझे ये सब चीज़ों का अनुभव है कि भाई ये आसान नहीं है। तीसरा है कि फंडिंग बहुतों को नहीं मिलता है। गलत समय मत रहना कि ट्रेसपासर विल बी फंडेड। बहुत कम लोगों को फंडिंग मिलता है, लेकिन आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है और आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो आप आ सकते हो। और जो एसएमई का वही है कि आप प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हो, आपके पास ग्रोथ के प्लान्स हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में आइएगा। आपको वहीं रहना है तो मत आइएगा, क्योंकि वेल्थ क्रिएट करनी है आपको। जो आपकी इनकम है वो वेल्थ क्रिएट करनी है, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आसान नहीं है, बट करोगे तो वेल्थ जो है आपको अच्छी मिल सकती है। और सक्सेशन प्लानिंग, बाकी सब जो भी बेनिफिट्स है लिस्टिंग का, वो आपको होगा, बट मेहनत करनी पड़ेगी, ग्रोथ के प्लान होंगे, और पीवोट भी करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट भी करना पड़ेगा इनकेस जो आपने प्लान किया था वो नहीं चला तो आपको एक तरह से एडवाइजर्स अच्छे होने चाहिए। यू विल गो इनटू लार्जर एरिया। आप तालाब में तैर रहे थे, अभी समंदर में तैरने जाओगे तो बड़ी मछलियाँ भी आएगी, आपको उसका भी सामना करना पड़ेगा। वो सब ध्यान रख के मार्केट में आना। जो निवेशक है उसको भी ये है कि भाई कई बार हो सकता है कि आपको स्टार्ट में बहुत प्रॉफिट मिले कोई चीज़ में, लेकिन सुबह खरीद के शाम को जो बेचते हैं उसको निवेश नहीं कहते हैं, वो ट्रेडिंग है। और जो आपको पता नहीं है कि भाई ये चीज़ क्या है, तो डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स, ऑप्शंस में भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप एक्सपर्ट हो, आपको पता है, तो उसमें ट्रेड करिए, बाकी आपके बस की बात नहीं है, उसमें मत जाना। और टिप्स पे भरोसा मत करिए। हमको मोबाइल जो खरीदना होता है, या फ्रिज खरीदना होता है, या वॉशिंग मशीन खरीदना होता है, तो कितना रिसर्च करते हैं ना। ये वॉशिंग मशीन किसी का देख के आते हैं, चलता कैसे है, ये वो सर्विस कैसे आता है, कहाँ पर ऑफिस है, वो देख के आते हैं। जबकि वो 20,000 की चीज़ है, लाख रुपए का निवेश करना है तो कोई टिप आ गया उस पर कर देते हैं। धन अपना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बॉस। और मेहनत करने की टाइम नहीं है, क्योंकि आपको कंपनी के लिए पढ़ना है, आपको इकोनॉमी के लिए पढ़ना है, इंडस्ट्री के लिए पढ़ना है, वर्ल्ड के बारे में पढ़ते तभी तो जाके आप निवेश कर पाओगे। नहीं समय है तो म्यूचुअल फंड द्वारा करिए, कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के द्वारा करिए, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के द्वारा करिए, लेकिन टिप्स पे भरोसा मत करिए। अधिक ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं है। निवेश जो है 5, 10, 25 साल के लिए करिए, और एक तरह से हर रोज या हर महीने सेव करने की वृत्ति रखिए। नहीं कि एक दिन डाल दिया लॉटरी लग गई, ऐसा नहीं कि लॉटरी नहीं लगती, 1 करोड़ में से 1 को लगती, बाकी तो सब घूमते रहते हैं। वो 1 करोड़ वाले में से 1 को जो मिलती है, यही 1 करोड़ दे रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि आपको जब भारत का ग्रोथ होगा, आपने निवेश किया है स्टॉक मार्केट में लंबी अवधि के लिए, तो आपका भी ग्रोथ होगा। लेकिन आपको एक दिन में लॉटरी चाहिए, वो बहुत कम को मिलती है।
और उसमें मेरे हिसाब से हमें भरोसा नहीं रखना। So systematic investment planning is the best key for the investment and to One- get a good return. Wonderful, Ashish. So I think good idea, successful execution, make it profitable, go for the public is a mantra for this startup and SMEs. एंड निवेशक को लिए आपने कहा कि वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करिए, टिप्स पे भरोसा मत करिए, अवॉइड द जो मार्केट नॉइजेस होते हैं. फैंटास्टिक. About trading. About trading, you want to ask something? Actually, I wanted to ask, and we can keep it this before. Sir, when we're talking about this 4 trillion and 5 trillion economy, which is the parameter that we consider for evaluating whether it is 4 trillion or 5 trillion? Because I think so there are two ways of doing it. One is when you are listing all the valuation of the company listed on the stock market and coming to know whether it is 4 trillion or 5 trillion. Or at the same time, there is another way is for the GDP. So right now, when we consider about the GDP, then it is coming to 3.62 trillion economy. And when we are considering stock market valuation, then it is coming to 4 trillion. So I just wanted to clarify more on this part. इसमें क्या होता है, कई बार हम अलग अलग नंबर्स लेके उस पर अपनी धारणाएं बना लेते हैं, और वो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो भी करते हैं, और जो पॉलिसी मेकर्स वो भी करते हैं, और जो सामान्य निवेशक है वो भी करता है, सामान्य आदमी भी करता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक फास्ट फ्रीक्वेंसी वाली स्टैटिस्टिक्स होती है, एक स्लो फ्रीक्वेंसी वाली स्टैटिस्टिक्स होती है. तो जीडीपी का जो नंबर आता है वो साल खत्म होने के 6 महीने के बाद आता है, तो 18 महीने लैग से आता है. तो उसको हम स्टेल या बासी नंबर कहेंगे. और जो स्टॉक मार्केट का होता है वो हर सेकंड का चेंज होता है, तो उसको हम फास्ट फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ये लो फ्रीक्वेंसी है. तो एक 18 महीने पुराना चीज़ लेके चलते हैं, एक आज का चीज़ लेके चलते हैं, और दोनों को हमको लग रहा है कि ये ठीक ही है, क्योंकि दूसरा नंबर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम वो देखते हैं. बट जो $4 ट्रिलियन है लिस्टेड कंपनियों की जो मार्केट कैप है, वो एक तरह से आपकी वेल्थ है, और जीडीपी जो है वो आपकी इनकम है. आपका घर जो है 2 करोड़ का भी हो सकता है, लेकिन आपकी इनकम 20,000 की भी हो सकती है. तो वो दोनों में कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक तरह से कंपैरिजन है भी, कि अब उसको हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं, कि आप कितना पैसा निवेश करते हो जिससे कितने पैसे का आउटपुट होता है, कितना धन डालते हो, कितना कैपिटल डालते हो जिससे कितना इनकम जनरेट होता है, तो उसको कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं. तो भारत में आप देखोगे करीब पिछले 20, 25, 50 सालों में करीब 5 रुपया हम लोग निवेश करते थे तो 1 रुपया बनता था. अभी धीरे धीरे घट के वो 4 रुपया निवेश करते तो 1 रुपये का इनकम भारत में बनता है ओवरऑल, सब मिल मिला के. कोईयों में 1 रुपये में भी होता है, जैसे इन्होंने कहा कि हम कम पैसा डालते हैं फिर भी बन जाता है, कईयों में बहुत पैसा डालते हैं तो धीरे धीरे पैसा बनता है. तो ओवरऑल जो एग्रीगेट है वो करीब अभी 4 पे आ चुका है, तो धीरे धीरे वो कम हो रहा है. बट इफेक्टिवली जो जीडीपी है वो इनकम जो हम प्रोड्यूस करते हैं साल में, वो है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो स्टॉक मार्केट में, वो एक्चुअली आपका निवेश किया हुआ धन है, तो वो आपका कैपिटल है. तो भारत का टोटल वेल्थ जो है उसमें से $4 ट्रिलियन तो स्वाभाविक है कि स्टॉक मार्केट में है, लेकिन टोटली आप कह सकते हो कि 12-15 ट्रिलियन का होगा. तो मैंने 3 रुपये में से 1 रुपया आज भारत का स्टॉक मार्केट के जरिए वेल्थ गिना जाता है, जो पहले बहुत कम था. जब एमएससी शुरू हुआ 94 में, तो वो रेशियो 0.4% था, आज 1.1-1.2%, मीन लिटरली 3 गुना हो गया है. तो उस समय मुझे याद है करीब $120 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, आज $4 ट्रिलियन से अधिक हो गया. 30 गुना 30 साल में हुआ, और 30 नहीं 35 गुना 30 साल में हमारा डॉलर टर्म में, जबकि एक्चुअली रूपी टर्म में 80 गुना हुआ है. मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ था, आज 3.3 और 3.4 करोड़ हुआ है. तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये कैसे चीज़ होती है. बट जीडीपी और कैपिटल उसका उस हिसाब से कोई अंतर नहीं. आपके पास बहुत धन हो सकता है, इनकम कम हो सकती है, Understood that part. राइट. दैट इज हाउ यू हैव टू The अंडरस्टैंड. wealth and income. Very beautifully said. सो बहुत बहुत धन्यवाद श्री आशीष भाई चौहान, क्योंकि आपने इकोनॉमिक के और फाइनेंशियल मार्केट के काफ़ी सारे पॉइंट को टच किया. और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, उन्हें एक सफलता का फॉर्मूला, बिजनेस करने का फॉर्मूला, और जितने युवा हमारे जो देख रहे हैं, जो स्टार्टअप कमेटी के मेंबर्स हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है,
उन्हें कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे टिप्स या पॉइंट्स मिले होंगे जिसे वो सक्सेसफुली अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके शायद से एनएससी में लिस्टिंग करके $1 बिलियन कंपनी बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए सर। थैंक यू। Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.